अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त मोइन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में एनडीपीएस एक्ट 1985 के नाम से भी जानते हैं। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आर्यन खान केस के बाद ये एक्ट काफ़ी न्यूज़ में था। ये एक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है समझने के लिए। काफ़ी लेट लाया गया था 1985 में। तो जानेंगे एग्जैक्टली ये एक्ट क्या कहता है और कौन कौन सी यहाँ पे इम्यूनिटीज़ मिलती है और किस तरह से पनिशमेंट है और कैसे यहाँ पे जो ऑफेंसेस है वो बेलेबल है या फिर नॉन बेलेबल है डिसाइड किए जाते हैं। साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या था, कि किस तरह से हमारी जो सरकार है वो चाहती है कि जितने भी साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस है उनका सेल परचेज जो है या उनका कंजप्शन जितना भी है उसको कम कैसे किया जाए। तो एनडीपीएस एक्ट की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस यानी कि सख्त प्रोविजंस होने चाहिए और साथ ही में नारकोटिक कंट्रोल करने के लिए एक लॉ हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। तो 1985 में इस एक्ट को लाया गया था। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि डेफिनेशन क्या है, क्या चीज़ नारकोटिक ड्रग्स का पार्ट बनती है। देखो, जैसे हम बात करें कोका लीफ है, कैनबीज है जिसे हम हेम्प भी कहते हैं या चरस, ओपियम की बात करें, पॉपी स्ट्रॉ या जितने भी डेरिवेटिव्स है या कॉन्सेंट्रेट्स मतलब जो सिंथेटिक ड्रग्स है या इनसे बने हुए कुछ सब्सटेंसेस है या कुछ और सब्सटेंसेस है जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पे एक ऑफिशियल गेजेट के ज़रिए डिक्लेयर करती है कि ये सब चीज़ें नारकोटिक ड्रग्स की कैटेगरी में आती है। अब ऑफेंसेस बेसिकली क्या क्या है एनडीपीएस एक्ट में और कितनी तरह की एक्सेप्शंस इस एक्ट में हैं हम वो समझेंगे। देखो, ऑफेंसेस के केस में किन किन केस में ऑफेंसेस कैलकुलेट किए जाएंगे। सबसे पहले अगर कोई पर्सन पोजेस कर रहा है वो भी पनिशमेंट है, या परचेज कर रहा है तो भी पनिशमेंट है, सेल कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है या फिर कंज्यूम कर रहा है तो उसको इस एक्ट के अंदर पनिश किया जाएगा। हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है। अगर आप नारकोटिक ड्रग्स किसी साइंटिफिक या फिर मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्सेप्शन मिलती है। जैसे हम पॉपी की बात करें, पॉपी स्ट्रॉ जो होता है उसे मेडिकल पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो जहाँ पे इन नारकोटिक ड्रग्स का जो पर्पज़ है वो किसी साइंटिफिक या फिर किसी मेडिकल पर्पज़ के लिए आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको कंप्लीट एग्जेप्शन मिलती है। तो उसके लिए आपको एक ऑथोराइजेशन गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट कितनी होनी चाहिए। ये डिपेंड करता है कि कितना अल्टीमेटली आपके पास या फिर किसी के पोजीशन में से ड्रग्स मिला है। ये एक ऐसा एक्ट है जो डिपेंड करता है कि ग्रेविटी ऑफ क्राइम कितना है, सब्सटेंसेस का कितना यहाँ पे क्वांटिटी क्वांटम है, उस पे डिपेंड करेगा कि किसको कितनी पनिशमेंट दे देनी चाहिए। जैसे हम कोकीन की बात करें, 2 ग्राम कोकीन अगर किसी के पोजीशन से निकलता है या फिर 2 ग्राम से कम है तो वो स्मॉल क्वांटिटी मानी जाएगी, और अगर 100 ग्राम की कोकीन मिलती है या 100 ग्राम से ज़्यादा तो उसे कमर्शियल क्वांटिटी माना जाएगा। एमडीएमए के केस में 0.5 ग्राम है तो स्मॉल क्वांटिटी मानी जाएगी, और अगर 10 ग्राम से ज़्यादा है तो लार्ज क्वांटिटी मानी जाएगी। और चरस कैनबीज की बात करें तो 100 ग्राम स्मॉल क्वांटिटी में आता है और 1 केजी कमर्शियल क्वांटिटी में आता है। तो स्मॉल क्वांटिटी और लार्ज क्वांटिटी के बेसिस पर ही पनिशमेंट डिसाइड की जाती है। तो अगर स्मॉल क्वांटिटी में ड्रग्स मिले होंगे तो स्मॉल पनिशमेंट, और अगर लार्ज क्वांटिटी में ड्रग्स मिले हो तो लार्ज पनिशमेंट। अब अगर कोई पर्सन इसमें बार बार इन्वॉल्व होता है या फिर बार बार कन्विक्ट होता है तो पनिशमेंट भी इसमें एनहेंस होती है। यानी अगर फर्स्ट टाइम किया है तो आधी पनिशमेंट और दूसरी बार ऑफेंस को रिपीट किया है तो ज़्यादा पनिशमेंट। एनडीपीएस एक्ट यहाँ पे जज को पावर देता है कि आप 2 लाख से ऊपर का भी फ़ाइन इम्पोज कर सकते हैं, और आपको रीज़न देना होगा कि आप इतना ज़्यादा फ़ाइन क्यों लगा रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ है, क्या पनिशमेंट माफ़ हो सकती है एनडीपीएस एक्ट में? तो यहाँ पे ये है कि अगर किसी पर्सन को एनडीपीएस एक्ट में पकड़ा गया है तो उसकी कम्यूटेशन या फिर सस्पेंशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि
इस ऑफेंस को बहुत सीरियस नेचर का ऑफेंस माना जाता है। हाँ, सज़ा बिल्कुल कम है, लेकिन बहुत सीरियस नेचर का ऑफेंस माना जाता है सेल्फ कंजप्शन के लिए। और कॉमर्शियल केस में तो ज़्यादा सीरियस है, जहाँ पे 10 से 20 साल तक की सज़ा आपको हो सकती है। तो अक्सर ये पूछा जाता है कि प्रूव कैसे करें, मोटिव क्या है। तो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो अक्यूज़ के ऊपर डाला जाता है, क्योंकि जब भी ऑफेंस को प्रोसिक्यूट किया जाता है एनडीपीएस एक्ट में, तो ये माना जाता है कि मोटिव जो था अक्यूज़ का वो उसे यूज़, सेल, परचेज़ या फिर ट्रांसपोर्ट करने का था। तो यहाँ पे अक्यूज़ को प्रूव करना है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जैसे आर्यन खान केस में आर्यन खान को ही प्रूव करना था कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और मैं वहाँ पे गलती से या फिर वो उसे यूज़ नहीं कर रहा था। तो ये सब चीज़ें उसे प्रूव करनी है, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट में बर्डन ऑफ प्रूफ या फिर ऑनस हमेशा अक्यूज़्ड के ऊपर डाला जाता है। अगर अक्यूज़्ड को प्रिज्यूम कर लिया कि उसने इस ऑफेंस को कमिट किया है, तो जब तक ना उसके पोजीशन से कोई ड्रग्स नहीं मिलता है, तो फिर हम मान सकते हैं कि प्रिजप्शन जो ऑफेंस का नहीं होगा। लेकिन यूजुअली क्या होता है, अगर कोई पर्सन ये बोल रहा है कि उसके पोजीशन में था और वो एक पार्टी में था और उसके दोस्तों के पास था और उसके पास नहीं था और उसने कंज्यूम नहीं किया, तो वहाँ पे ये बात मान लेनी मुश्किल हो जाती है। तो अगर किसी के पास पोजीशन में था तो मियर पोजीशन पे भी आप कन्विक्ट हो सकते हो, नॉट बिकॉज आप कंज्यूम करते हो या फिर नहीं करते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आपके पोजीशन से कोई ड्रग्स मिलता है और आप उसे यूज़ भी नहीं कर रहे हो, तब भी ऑफेंस कैलकुलेट होगा। अपील और बेल की बात करें, एनडीपीएस एक्ट में हाई कोर्ट जो है वो इन अपील्स को सुनेगा। एनडीपीएस एक्ट में बेल के अपील्स को हाई कोर्ट लेवल पे देखा जाएगा, या फिर एनडीपीएस में अपने कोर्ट्स होते हैं जहाँ पे इन केसेस को ट्राई किया जाएगा। तो जितने भी ऑफेंस है एनडीपीएस एक्ट में वो पनिशेबल है और कॉग्निजेबल है, मतलब वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अरेस्ट के लिए। इनफैक्ट एनडीपीएस एक्ट में जितने भी बेल मैटर्स आते हैं, तो अगर हम सेक्शन 37 जो एनडीपीएस एक्ट का उसे देखेंगे, तो उसमें ये कहा गया है कि एक्ट में जितने भी ऑफेंसेस है वो सब नॉन बेलेबल है। और एक बात, अगर प्रोसिक्यूशन डिमांड करता है, ठीक है, ये पर्सन ने कंज्यूम नहीं किया ड्रग्स, जैसे आर्यन खान केस में यही हो रहा था कि इस पर्सन ने कंज्यूम नहीं किया है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट लिंक है उस चेन का जहाँ पे ये ट्रेड किया जा रहा है, तो उस केस में जो बेल है वो रोकी जा सकती है। मतलब बार बार बेल को डिनाइल मिल जाएगा, जैसे आपने आर्यन खान केस में देखा होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है, एनडीपीएस एक्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पहली अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो बेल के डिनाइल को रखे, जैसे आपने आर्यन खान केस में देखा होगा। जो गवर्नमेंट लॉयर था वो बार बार यही बोल रहा था कि बेल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हमें एक लिंक ट्रेस करना है कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, और अगर हम आर्यन खान को छोड़ देंगे तो हम उस लिंक को ट्रेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर कोर्ट सेटिस्फाई है या कोर्ट के पास रीजनेबल ग्राउंड है कि बेल नहीं देनी चाहिए, तो कोर्ट बेल नहीं देगा। लेकिन अगर बेल देनी है और कोर्ट को लगता है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन उस पर्सन से पूरी हो चुकी है और पर्सन जो है वो गिल्टी नहीं है, तो उस केस में बेल कोर्ट दे सकता है। लेकिन अलग अलग हाई कोर्ट्स का ये मानना है कि जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिसेंटली रिया जजमेंट में कहा था कि इन ऑफेंसेस को नॉन बेलेबल रखिए, इरेस्पेक्टिव कितनी क्वांटिटी में ड्रग्स मिला है। अगर किसी पर्सन से ड्रग्स कॉमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स नहीं मिला है या सिर्फ स्मॉल क्वांटिटी में ड्रग्स मिला है, तो यहाँ पर जो है बेल जो है मैटर ऑफ राइट नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर स्मॉल क्वांटिटी में आपको ड्रग्स मिला है, क्या आप बोलेंगे मेरे पास स्मॉल क्वांटिटी में ड्रग्स है तो बेल मैटर ऑफ राइट होना चाहिए? नहीं, यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, एनडीपीएस एक्ट में बेल को मैटर ऑफ राइट नहीं माना जाता है किसी भी सर्कमस्टांसिस में। यानी अगर ग्रेविटी ऑफ क्राइम बहुत कम है तब भी बेल नहीं मिलेगी, और अगर ज़्यादा है तब फिर बेल की बात बनती भी नहीं है। तो अगर कोर्ट को लगता है आपके खिलाफ एविडेंसेस है या आपकी इन्वॉल्वमेंट है, तो उन केसेस में वहाँ कोर्ट बेल को डिनाइल कर देगा। एनडीपीएस एक्ट में कुछ इम्यूनिटीज़ है, उनके बारे में जानते हैं। अगर कोई एडिक्ट पर्सन है और उसकी कन्विक्शन हुई एनडीपीएस एक्ट में और वो कोर्ट के सामने इम्यूनिटी मांग रहा है, वो कह सकता है कि स्मॉल क्वांटिटी में मैंने कंज्यूम ड्रग्स को किया है
और मैं इस ड्रग को छोड़ना चाहता हूँ, तो मुझे आप डी एडिक्शन सेंटर भेज दीजिए रिहैब के लिए। तो कोर्ट इम्यूनिटी दे देगा उस पर्सन को। लेकिन अगर वो पर्सन बीच में ही छोड़ देगा अपनी ट्रीटमेंट को, तो उस केस में कोर्ट इम्यूनिटी को विड्रॉ कर लेगा और फिर से कोर्ट अरेस्ट के डायरेक्शंस दे देगा। दूसरी बात देखिए, कोर्ट इस बात पे भी इम्यूनिटी दे सकता है कि अगर कोई कन्विक्ट कहेगा ठीक है मैंने कंज्यूम किया है, लेकिन मैं आपको पूरी नेटवर्क बोलूँगा, लिंक बोलूँगा, किसने कहाँ से ख़रीदा है, मैं आपको सारे एविडेंस ला के दूँगा, हेल्प करूँगा या एनसीबी की हेल्प करूँगा, ताकि और बहुत सारे पर्सन्स अरेस्ट हो इस केस को सॉल्व करने के लिए। तो अगर कोर्ट के लिए हेल्पिंग हैंड वो अक्यूज़ बन जाता है, वो कन्विक्ट बन जाता है, तो वहाँ पे भी उसको इम्यूनिटी मिल सकती है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें एंटी पेस एक्ट के बारे में, जिसे आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी था। उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे ऐड करना चाहते हो, तो नीचे दिए गए यूज़र नेम को आप सर्च कर सकते हो और मुझे आप वहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।